पोषण। पोषण क्यों करना पड़ा? क्योंकि शरीर को क्या चाहिए भाई? ऊर्जा चाहिए। पोषण क्यों करना पड़ा? क्योंकि शरीर को क्या चाहिए? अपने ऊर्जा चाहिए। तो पोषण का अर्थ क्या चीज होता है भी ये पता होना चाहिए। पोषण की जरूरत क्यों पड़ी ये चीज, और पोषण करने के तरीके क्या हैं ये चीज पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो पोषण का अर्थ क्या होता है कि खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाता है भाई? पोषण कहलाता है। कि इसका अर्थ ही क्या चीज है कि अपने खाद्य पदार्थों से किस चीज को ग्रहण कर ले? पोषक तत्वों को ग्रहण कर ले। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले तो पोषण करेंगे तो क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलेगी तो फिर आप क्या कर सकते हो? दैनिक कार्य कर सकते हो। ऊर्जा मिलेगी तो ही क्या हो सकते हैं? दैनिक कार्य हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्या चीज है? तो पोषण करोगे तो शरीर की वर्दी और क्या होगा भाई? ठीक है, जैसे जैसे बच्चा पोषण करता जाएगा वैसे वैसे उसकी शरीर की वर्दी और क्या होता जाएगा? विकास होगा। ऊर्जा मिलेगी क्या करने पर? पोषण करने पर। इसका का जरूरत जो है वो दैनिक कार्यों को अपने क्या कर सकते हैं? करेंगे। क्यों? क्योंकि पोषण करेंगे। पोषण करेंगे तो ऊर्जा मिलेगी। अगर ऊर्जा ही नहीं होगी तो दैनिक कार्य भी नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि अपने को ऊर्जा चाहिए। अगर ऊर्जा है शरीर में तो आप कार्य कर सकते हो, वरना आप कार्य नहीं करोगे। ठीक है, बोल भी सकते हो तो आपको ऊर्जा चाहिए। तो तरीके क्या है? तो एक तो होता है भी सब पोषी, और एक क्या चीज होता है? पर पोषी। कि दो तरीके से क्या किया जाता है भाई? पोषण करते हैं। जो सब पोषी होते हैं ये क्या करते हैं? भोजन को खुद बनाते हैं। जो सब पोषी होते हैं वो भोजन क्या करते हैं भाई? खुद बनाएंगे। और जो परपोषी होते हैं ये भोजन खुद नहीं बनाते। अगर खुद नहीं बनाते हैं तो फिर दूसरों पर क्या हो जाएंगे? ये निर्भर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्वपोषी वो है जो भोजन क्या करता है? खुद बनाता है। परपोषी वो है जो भोजन खुद नहीं बनाता। अब भोजन जो खुद बनाता है वो पूरा का पूरा कौन है भाई? पादप जगत है। जो भोजन खुद बनाता है वो कौन है? पादप जगत। जो भोजन खुद नहीं बनाता वो पूरा का पूरा क्या चीज है? जंतु जगत है। वो पूरा का पूरा क्या होगा भाई? जंतु जगत। अब जो पादप भोजन बनाएगा तो उसको एक क्रिया करनी पड़ती है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्या चीज करना पड़ेगा भाई? प्रकाश संश्लेषण। यानी जो पादप जगत है वो कौन सी क्रिया परफॉर्म करता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को परफॉर्म करेगा। लेकिन जंतु जगत प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। कि जंतु जगत है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। तो फिर करता कौन है? पादप जगत। अब पादप जगत प्रकाश संश्लेषण करेगा तो फिर क्या बनेगा भाई? भोजन बनेगा। कि पेड़ पौधे जो हैं वो कौन सी क्रिया करेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। कौन सी क्रिया करते हैं भाई? क्यों करते हैं? क्योंकि इनको क्या बनाना है? और जो भोजन बनेगा ना वो किसके रूप में बनेगा? ग्लूकोज के रूप में। अब ये बात याद रखना कि पेड़ पौधे कौन सी क्रिया करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। क्यों करते हैं? क्योंकि भोजन बनाना है। जो भोजन बनेगा वो रूप कैसा होगा? ग्लूकोज जैसा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो पेड़ पौधे। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करेगा तो क्या बनाएगा? और भोजन बनाएगा तो किस रूप में बनेगा? ग्लूकोज के रूप में। कि पेड़ पौधों ने एक क्रिया करी जिसका नाम था प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधों ने क्या बनाया? भोजन। और जो वो भोजन बना है ना वो कैसा है? ग्लूकोज के जैसा है। कैसा है? ग्लूकोज के जैसा।
अब ये प्रकाश संश्लेषण है क्या चीज भाई, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? पादप जगत करेगा। पेड़ पौधे क्या चीज करेंगे? प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए तीन महत्वपूर्ण चीजें चाहिए भी। सबसे पहले तो चाहिए क्या चीज? CO2। सेकंड नंबर पे क्या चाहिए? तो जल और खनिज चाहिए। क्या चीज चाहिएगा भी? जल और खनिज। और 3 नंबर पे क्या चीज चाहिएगा? हीट चाहिए, ठीक है। अगर मैगी भी बनानी है तो पहले मैगी चाहिएगी, फिर मसाला उसके साथ आता है, पानी डालना पड़ेगा और फिर उसको हीट देनी पड़ेगी तो ही मैगी बनेगी, वरना मैगी नहीं बनेगी। ऐसे ही अगर ये ग्लूकोज बनाना है तो फिर सबसे पहले पेड़ पौधों को क्या देना पड़ेगा? CO2। उसके बाद क्या देना पड़ेगा? और फिर क्या देनी पड़ेगी भाई? हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। ये तीन क्रियाएं जब पूरी हो जाएंगी तो फिर पेड़ पौधे क्या शुरू कर देगा भाई? भोजन बनाना। और कैसा? ग्लूकोज। भोजन बनेगा किसके अंदर? पत्तियों के अंदर। याद रखना, सबसे पहली बात तो यही याद रखना कि पेड़ पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं? तो कहाँ बनाते हैं भाई? पत्तियों में। अगर पत्तियों से भी आगे पूछता है तो कहाँ बनाते हैं? क्लोरोफिल के अंदर। कहाँ बनेगा? क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल होता है यानी पर्ण हरित। पर्ण हरित की खोज पूछ ले तो सिम्पर ने करी है। पर्ण हरित की खोज किसने करी है भाई? सिम्पर ने। किसने करी है? इसी सिम्पर ने पर्ण हरित को 3 भागों में बांटा था। पढ़े हैं क्या? कौन कौन से हैं 3 भाग? पर्ण हरित को कितने भागों में बांटा सिम्पर ने? 3 भागों में बांट दिया था, ठीक है। कोशिका करेंगे तब पढ़ेंगे उसके तीनों भाग ही अपने। कि पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो क्या चीज है? पत्तियां हैं। पत्तियों में भोजन बनेगा। अगर पत्तियों से भी आगे पूछता है तो कहाँ बनेगा? क्लोरोफिल के अंदर। पर्ण हरित की जो खोज है वो किसने करी है? सिम्पर ने। इसी पर्ण हरित के कारण पत्तियों का रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। पर्ण हरित के कारण पत्तियों का रंग क्या होगा? हरा हो जाएगा। लेकिन एक कारण और है कि पत्तियां हरे रंग का क्या करती हैं? उत्सर्जन करती हैं। बायोलॉजी में आंसर पर्ण हरित है और फिजिक्स में आंसर कि पत्तियां हरे रंग का क्या करती हैं? उत्सर्जन करती हैं। तो दोनों आंसर अलग अलग है कि पत्तियां हरे रंग का क्या करेगी? उत्सर्जन। क्योंकि सूर्य के अंदर ही रंग है सातों, जो किरणें हैं उनमें ही क्या है? 7 रंग है। पत्तियां हरी क्यों दिखाई दी? क्योंकि उसने 6 रंग का तो क्या कर लिया? अवशोषण। और सिर्फ बाहर किसको निकाला? हरे रंग को। तो पत्तियां हरे रंग का उत्सर्जन करती हैं, इस कारण पत्तियां हरे कलर की हैं। और पर्ण हरित के कारण भी पत्तियां क्या हो जाती हैं? हरे रंग की। अब कई बार पूछा जाता है कि इस पर्ण हरित में कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा मिलता है भाई? मैग्नीशियम। कौन सा मिलेगा? मैग्नीशियम तत्व जो है वो किसके अंदर मिलता है? पर्ण हरित के अंदर मिलेगा। अब CO2 प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करानी है तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए? CO2 चाहिए। और CO2 कहाँ से मिलेगी? तो भाई वायुमंडल से। कहाँ से मिलेगी इसको? CO2 कहाँ से मिलेगी? तो वायुमंडल से। अब वायुमंडल में 3 प्रमुख गैसें पाई जाती हैं भाई, ठीक है। सबसे पहली कौन सी है? नाइट्रोजन। सेकंड कौन सी है? तो ऑक्सीजन। और थर्ड कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कि वायुमंडल के अंदर 3 प्रमुख गैसें पाई जाती हैं। फर्स्ट कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। सेकंड कौन सी है? तो ऑक्सीजन है। थर्ड कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। इनके परसेंटेज भी पूछ लिए जाते हैं। भी नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन कितनी परसेंट है? तो 21%। CO2 कितनी है? तो 0.03%। यानी सबसे ज्यादा वायुमंडल में जिस गैस की मात्रा है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की खोज किसने करी है भाई? अरे नोट्स हैं आपके पास। किसने करी है? रदरफोर्ड ने। किसने करी है?
रदरफोर्ड ने। इसकी खोज किसने करी है भाई? डैनियल रदरफोर्ड ने। जो नाम दिया है वो शॉप्टल ने दिया है। किसने दिया है? शॉप्टल ने। ठीक है, नाइट्रोजन नाम शॉप्टल ने दिया है और खोज किसने करी है? डैनियल रदरफोर्ड ने। ऑक्सीजन की खोज करी है भाई प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने करी है? प्रिस्टले ने करी है। अब अपने को क्या चाहिए भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तभी स्टार्ट हो सकता है जब कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक पता करके आना भी कार्बन डाइऑक्साइड को किसने खोजा है या ये नाम किसने दिया है। ठीक है, हर हथियार अपना देना अपना कि कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने करी है। ठीक है, ये चीज पता करके आना कि कार्बन डाइऑक्साइड कि पेड़ पौधे क्या करेंगे भाई? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहिए, क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड, जो अपने को कहां से मिलेगी? वायुमंडल से मिलेगी। ठीक है, अब वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो कितना है? 0.03% है। 2009 के बाद जिसकी सबसे ज्यादा मात्रा बढ़ रही है ना वो यही है। कौन बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2009 के बाद सबसे ज्यादा जिसकी मात्रा बढ़ी है वायुमंडल में वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी क्यों भी? क्योंकि पेड़ पौधे कट रहे हैं भी। कार्बन डाइऑक्साइड एक ही कारण है जो ये बढ़ रही है कि बिल्डिंगें बन रही हैं और पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं। अगर पेड़ पौधे कट रहे हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा कौन? अपने तो ले नहीं सकते। ठीक है, कौन लेगा? पेड़ पौधे। जब पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी ना तो फिर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। क्या चीज हो जाएगी? ग्लोबल वार्मिंग। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी जो गैस है वो कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों हुई ग्लोबल वार्मिंग? की ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी। और इस ग्लोबल वार्मिंग को ही बोला जाता है भी क्या? हरित प्रभाव। इसी को ही क्या बोलते हैं भी? हरित घर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस हरित घर प्रभाव के अंदर प्रमुख 6 गैसें आती हैं। हरित घर प्रभाव के अंदर कितनी गैसें आती हैं भाई? 6 गैसें आती हैं। फर्स्ट का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या चीज है? नाइट्रस ऑक्साइड। जो सेकंड है वो क्या चीज है? कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड कौन सी है? तो फ्लोरोकार्बन। फिर कौन सी है? तो मीथेन। और उसके बाद कौन सी है? तो जल वाष्प। उसके बाद कौन सी है? तो लास्ट ओजोन गैस। कौन सी गैस है भी? ओजोन गैस यानी O3, जलवाष्प यानी H2O, मीथेन यानी CH4, क्लोरोफ्लोरो यानी CFC, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? N2O। ये चीजें हैं कि हरित ग्रह प्रभाव के अंदर क्या आती हैं? प्रमुख 6 गैसें आती हैं। तो इसको पढ़ लेना भी, नाई का। क्या चीज? नाई का। इसको बोल देना कल कि नाई का कल। मेथी क्या चीज? जलाओ। कि नाई का कल मेथी जलाओ। तो नाई से बन जाएगा भाई क्या चीज? नाइट्रस ऑक्साइड। का से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कल से बनेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मेथी से बनेगा मीथेन।
जल से बनेगा जलवाष्प और ओ से बन जाएगा क्या चीज, ओजोन गैस। तो नाई का कल मेथी जलाओ, तो नाई से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर मेथी से क्या बन जाएगा, मीथेन, फिर जल से क्या बन जाएगा, जलवाष्प, और ओ से क्या बन जाएगा, ओजोन गैस। ओजोन गैस का जो फॉर्मूला है वो क्या चीज है, O3 है। जलवाष्प का जो फॉर्मूला है वो H2O है। मीथेन का जो फॉर्मूला है वो CH4 है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का CFC है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है। और नाइट्रस ऑक्साइड होती है भी N2O। तो इसको क्रम से याद रखना कि नाई का कल मेथी जलाओ, ठीक है। ओजोन गैस में एक महक आती है भी सड़ी हुई मछली की। ओजोन गैस के अंदर जो महक आती है किसकी आती है, सड़ी हुई मछली की महक आती है किसके अंदर, ओजोन गैस के अंदर। एक ओजोन परत है और एक ओजोन गैस है और एक ओजोन परत है। ओजोन परत कहाँ है तो समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ है भाई, समताप मंडल के अंदर है। क्या काम करती है तो हमारे शरीर की पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है या रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने करी है तो पराबैंगनी किरणों की खोज किसने करी है, चलो पता करना भाई, ठीक है। देखो दोबारा से देखना, रिचन ने करी है भाई, ठीक है। याद रखना कि पोषण का अर्थ है क्या चीज, कि खाद्य पदार्थों से किस चीज को ग्रहण करना, पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण की जरूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहले अपने को क्या चीज चाहिए तो ऊर्जा चाहिए। उसके बाद ऊर्जा क्यों चाहिए, क्योंकि अपने दैनिक कार्यों को करना है। अगर पोषण करेंगे तो शरीर की वृद्धि और क्या होगा, विकास होगा। अब पोषण के जो तरीके हैं वो कितने हैं भाई, दो हैं। एक तो होते हैं स्वपोषी और एक क्या होते हैं, परपोषी। जो स्वपोषी हैं वो भोजन को क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। और जो परपोषी होते हैं वो भोजन खुद नहीं बनाते। जो भोजन खुद बनाता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करता है, और जो भोजन खुद नहीं बनाता वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा। अब आपसे पूछ ले कि स्वपोषी का उदाहरण तो फिर पादप जगत, अगर परपोषी का पूछे तो फिर जंतु जगत। अब पादप जगत किस चीज को करेगा तो प्रकाश संश्लेषण को। प्रकाश संश्लेषण करके करेगा क्या तो भाई भोजन बनाएगा। और भोजन किस रूप में बनाएगा तो ग्लूकोज के रूप में बनाएगा। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर पेड़ पौधों से परफॉर्म करवानी है तो उसको तीन महत्वपूर्ण चीजों की क्या होगी भाई, आवश्यकता। सबसे पहली जो चीज चाहिए उसको क्या चाहिए, CO2। CO2 कहाँ से मिलेगी तो वायुमंडल से। वायुमंडल में तीन प्रमुख गैसें आती हैं। पहली तो क्या है नाइट्रोजन, दूसरी क्या है ऑक्सीजन, तीसरी क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। जो नाइट्रोजन है वो क्या चीज है 78%, ऑक्सीजन जो है वो क्या चीज है 21%, CO2 जो है वो कितनी है 0.03%। अगर आपसे नाइट्रोजन की खोज पूछता है तो रदरफोर्ड ने करी है, ऑक्सीजन की खोज पूछता है तो प्रिस्टले ने करी है। अब CO2 की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो क्या चीज हो जाएगा भाई, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे उत्तरदायी गैस है वो कौन सी है, CO2 है। ग्लोबल वार्मिंग को ही अपने क्या बोलते हैं, हरित घर प्रभाव। इसके अंदर प्रमुख कितनी गैसें आती हैं तो 6। तो नाई से क्या बन जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, का से क्या बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, कल से क्या बनेगा तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन, मेथी से क्या बनेगा तो मिथेल, जल से क्या बनेगा तो जलवाष्प, और ओ से क्या बनेगा तो ओजोन गैस। और ओजोन गैस में जिस चीज की महक आती है वो किसकी आती है भी, सड़ी हुई मछली की जो महक है वो किसके अंदर आती है, ओजोन गैस के अंदर आएगी। तो फिर सबसे पहले अपने को क्या चीज मिली भाई, अब अपने को क्या चाहिए, जल और
खनिज चाहिए। क्या चीज चाहिएगा भाई? जल और खनिज चाहिए। अब ये जल और खनिज मिलेगा कहां से? जल जमीन में है, खनिज मिट्टी में है। मिट्टी में जल और खनिज क्या है? दोनों ही है। तो दोनों ही इसको कहां से मिलेंगे? अब मिट्टी से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये पेड़ जो लगेगा वो लगेगा कहाँ भाई? मिट्टी के अंदर लगे। हाँ जी सर। हाँ जी ठीक है। सारा ही रिपीट करना है क्या सर? चलो फिर दोबारा उठ गया, बाद में देखेंगे। पेड़ पौधे, सेकंड चीज क्या लेंगे भाई? जल और क्या चीज? खनिज। अब जल भी कहां से मिलता है? तो मिट्टी से। खनिज भी कहां से मिलता है? तो मिट्टी से मिलेगा। अब जल मिट्टी से मिलेगा तो ये पत्ती है, ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं, ये इसका। हाँ जी सर, वो फिर रुक गया। तो पेड़ जो लगा है वो कहाँ लगा है भाई? मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर आप सबको पता है कि जल नाम की चीज है और एक खनिज, कि मिट्टी में खनिज भी है और क्या चीज है? जल भी है। अब ये तना है, ठीक है, और ये नीचे पतली पतली इसकी क्या है? जड़ें हैं। तो जैसे बत्ती बोतल के अंदर अपने ऊपर से जगा देते हैं तो तेल चढ़ता रहता है और वो ऊपर वाली बत्ती जलती रहती है, वैसे ही इसके अंदर कुछ काम है, ठीक है, कि कौन सी क्रिया है वो? केशिकत्व। कौन सी क्रिया है? जैसे केशिकत्व के कारण बोतल में तेल ऊपर चढ़ता है, वैसे ही यहाँ से जल और खनिज ऊपर चढ़ेगा। तो खनिज ऊपर चढ़ेगा तो तने तक पहुंचेगा भाई। जल भी कहाँ तक पहुंचेगा? तने तक। इसमें दो ही बातें आपको याद रखनी है, जो एक तो क्या है? जाइलम, और एक क्या चीज? फ्लोएम। ये दो बातें आपको याद है तो बस ये इतनी चीज आएगी यहाँ से कि ये क्या चीज है अपने पास? तना। और ये क्या चीज है? पत्ती है, ठीक है। कि तने से जल और खनिज का कहाँ तक पहुंच जाना भाई? पत्ती तक पहुंच जाना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि तने से जल और खनिज पत्ती तक किस उत्तक द्वारा पहुंचता है? तो उस टाइम आपको याद रखना है जाइलम। किस द्वारा पहुंच जाएगा? तो भाई जाइलम के द्वारा तने से पत्ती तक जल और क्या पहुंच जाएगा? खनिज पहुंच जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया इसको, सेकंड नंबर पे क्या मिल गया भाई? जल और खनिज मिला। और हीट आपको पता है कि सूर्य से मिल ही रही है, तो तीनों चीजें पूरी होगी। हुई या नहीं हुई? तीनों चीजें पूरी होगी तो क्या बनना शुरू होगा? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को पेड़ के हर एक हिस्से में पहुंचाना, ठीक है। इसी ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही जगह फल लगता है, पूरे पेड़ पे फल लगता है। तो इस ग्लूकोज को हर एक हिस्से तक पहुंचाना पेड़ के, वो कहलाता है भी क्या चीज? फ्लोएम। कौन सा उत्तक करता है काम? तो फ्लोएम करता है। तो दो बातें याद रखनी है, कौन कौन सी? कि तने से कहाँ तक? पत्तियों तक। किसका? जल और खनिज का पहुंचना किस उत्तक द्वारा पॉसिबल है? तो नाम दोगे जाइलम द्वारा। तो फिर हीट भी मिली, CO2 भी मिला, जल भी मिला और क्या मिला? खनिज भी मिला। तो पेड़ पौधों ने क्या स्टार्ट कर दिया अभी? भोजन बनाना। और भोजन किस रूप में बना? तो ग्लूकोज के रूप में। और ग्लूकोज को पेड़ के हर एक हिस्से में पहुंचाने का काम किसका होता है भी? फ्लोएम का, ठीक है। अब ये चीजें पहुंचेगी, भोजन बन गया। अब एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण है ना, इसकी दो क्रियाएं होती हैं, एक तो प्राइमरी होती है और दूसरी सेकेंडरी होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की कितनी क्रियाएं होती हैं? दो, एक प्राइमरी और दूसरी क्या होगी? सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज बनता है, ठीक है। प्राइमरी प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज बनेगा। और सेकेंडरी प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा?
तो इसी ग्लूकोज को स्टार्च के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कि प्राइमरी के अंदर क्या चीज बनेगा, तो ग्लूकोज बनेगा, और सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, इस ग्लूकोज को किस में बदल दिया जाएगा, स्टार्च के अंदर बदल दिया जाएगा। अब ग्लूकोज किस में बदल चुका है भाई, स्टार्च में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ पौधे जो हैं वो भोजन किस रूप में स्टोर रखते हैं, तो स्टार्च के रूप में। पेड़ पौधे जो हैं वो भोजन को किस रूप में स्टोर रखेंगे भाई, स्टार्च के रूप में पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन को स्टोर रखते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे ज्यादा कौन करता है, ऐसा कौन सा पौधा है या पादप है जो प्रकाश संश्लेषण को सबसे ज्यादा करता है, तो शैवाल। कौन है भाई, शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है, यानी लगभग 90% के आसपास वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को परफॉर्म करता है अकेला ही। ठीक है, अब ये सवाल होता क्या है, तो फिर जो काई आपने देखी है ना बाहर, जो पानी के अंदर ग्रीन ग्रीन कलर की काइयां जम जाती हैं, ठीक है, वो ही कहलाती है भी क्या चीज, शैवाल। ठीक है, अगर पता नहीं हो तो ध्यान रख लेना कि जो काई होती है या आपने कहीं भी देखी हो जल के आसपास जो ग्रीन कलर की काई जम जाती है वो क्या चीज है, शैवाल कहलाती है। और शैवालों का अध्ययन कहलाता है भी क्या चीज, फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। अब एक आपने कवक सुना होगा, क्या चीज होता है, अचार पे जो जम जाता है ना वाइट वाइट सा पदार्थ, वो क्या चीज होता है, कवक होता है। ठीक है, तो शैवाल पानी के पास पास जो ग्रीन चीज है वो क्या चीज है, शैवाल है। ठीक है, और जो अचार वगैरह के ऊपर फफूंद आ जाती है ना, वही क्या चीज है, कवक होता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखना। अब इसके अंदर देखो, पेड़ पौधों ने सारा काम किया, पेड़ पौधे लेते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते क्या है, कहां से, पत्तियों से। ठीक है, कहां से छोड़ते हैं, पत्तियों से। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और किसको छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है तो किससे छोड़ा जाता है भी, पत्तियों से। आपने पत्तियां देखी होंगी भी इस तरीके से। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे से पत्तियां देखी होंगी, नहीं देखी क्या, वो आम सो बन गए हो एक, चल कोई बात नहीं। जो पत्तियां हैं वो ऐसी हैं। ठीक है, पत्तियों के अंदर आपने डॉट डॉट चीजें देखी होंगी। ठीक है, ये कहलाते हैं रंध्र। क्या कहलाते हैं, रंध्र। ये जो डॉट डॉट चीजें मैंने दिखा रखी हैं वो चीज क्या है, रंध्र है। इन्हीं रंध्रों के थ्रू क्या निकलता है भाई, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ठीक है, कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन कहाँ से निकालते हैं, तो बात को याद रखना, कहाँ से, पत्तियों से। अगर पत्तियों से भी आगे पूछता है ना तो फिर एक ही आंसर आएगा, रंध्र। कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको क्या बोला जाता है, रंध्र कहा जाता है। और इन्हीं रंध्र से क्या निकलती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो ये क्रिया जो है वो क्या कहलाती है, वाष्पो उत्सर्जन। कि पेड़ की जो पत्तियां हैं ये ऑक्सीजन को जब बाहर निकालती हैं तो ये जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, वाष्पो उत्सर्जन कहलाती है। और वाष्पो उत्सर्जन की जो दर है वो किस मीटर द्वारा मेजर की जाती है, तो पोटोमीटर। कौन सा मीटर, पोटोमीटर के द्वारा वाष्पो उत्सर्जन की दर क्या करी जाती है, मेजर की जाएगी। तो दो बातें याद रखनी है कि ये जो चीज है, अगर वाष्पो उत्सर्जन की दर ज्यादा हो जाए ना तो आपने कई बार पत्तियां मुरझाई हुई देखी होंगी। अगर वाष्पो उत्सर्जन की दर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो फिर पत्तियां क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं भाई। ठीक है, बाकी अपने पेड़ के बारे में प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ेंगे भी सारा। ठीक है, मैंने सिर्फ उतनी चीज बताई है
जो किस से रिलेटेड है, पोषण से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी प्लांट किंगडम के अंदर इसके अंदर पादप हार्मोन पाए जाते हैं, किसकी वजह से फल कच्चा होता है, किसकी वजह से पक्का होता है, ठीक है। कौन सा कम हरा फल करता है, कौन सा लाल करता है, कैसा है, ये सब प्लांट किंगडम में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल क्या याद रखना है कि ऑक्सीजन जहां से बाहर निकलती है वो क्या चीज है, पत्तियां हैं। पत्तियों से भी आगे क्या चीज है, रंध्र पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और ये ऑक्सीजन को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है ये वाष्पो उत्सर्जन कहलाती है। और वाष्पो उत्सर्जन की जो दर है वो किस मीटर द्वारा मेजर की जाती है, तो आप लिखोगे पोटोमीटर के द्वारा क्या की जाती है, इस दर को मेजर किया जाता है। अब वाष्पो उत्सर्जन अगर ज्यादा हो जाए तो पत्तियां क्या हो जाती हैं भाई, मुरझा जाती हैं। अब आपने तना देखा होगा, कुछ इस तरीके से तना देखा है ना, ऐसा पेड़ को कटा हुआ देखा है, उसके बीच में गोल गोल चीजें बन जाती हैं, इनको बोला जाता है वार्षिक छल्ले। क्या बोलते हैं अपने, वार्षिक छल्ले। जितने ये छल्ले हैं उतनी ही पेड़ की आयु है। तो अगर आपसे पूछे कि पेड़ की आयु किसके बराबर होती है, तो इन वार्षिक छल्लों के एकदम बराबर होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक दो बार एसएससी ने पूछा हुआ है कि पेड़ के तने के अंदर 25 वार्षिक छल्ले हैं तो पेड़ की आयु बताओ कितनी है। तो फिर जितने छल्ले हैं उतनी पेड़ की क्या है, आयु है। क्योंकि पेड़ की एज जो है वो एकदम बराबर होती है इन वार्षिक छल्लों के, ठीक है। तो क्या चीज पाए जाते हैं भाई, यहाँ तने को अगर काट दिया जाए तो बीच में जो आपको राउंड राउंड चीज दिखती है उनको क्या बोला जाता है भाई, वार्षिक छल्ले कहा जाता है। और ये वार्षिक छल्ले क्या करते हैं, तो पेड़ की उम्र बताते हैं। क्या चीज बताएंगे भी, पेड़ की उम्र बताएंगे। जितने वार्षिक छल्ले हैं उतनी ही पेड़ की क्या है, उम्र है। तो ये कैसे भी पूछा जा सकता है, पेड़ की उम्र 20 है तो छल्लों की संख्या कितनी है, 20 है। अगर छल्लों की संख्या 50 है तो पेड़ की उम्र भी कितनी है। आपने बर्गर देखा होगा भी, बहुत पुराने हो जाते हैं, कभी उनके तनों को काट के देखना, ठीक है, आप छल्ले गिन तक नहीं पाओगे उनके अंदर, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, क्योंकि अगर पेड़ को खड़े हुए ज्यादा टाइम हो गया, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 200 साल 300 साल, इतना तो होगा। कोई पुराना बरगद या पेड़ होगा ना, तो उसको जब काटे ना तो देखना आप, उसके अंदर इतने राउंड लगे होंगे, इतने कि आपसे गिने तक नहीं जाएंगे वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो ही निर्धारित करता है कि इस पेड़ को लगे हुए कितना टाइम हो चुका है, ठीक है। तो वार्षिक छल्लों से क्या पता लगती है भी, अपने को पेड़ की उम्र पता चल जाती है। अब इसके बाद क्या आता है भाई, तो इस ये प्रोग्रेस हुआ खत्म कि सब पोषी ने क्या बनाया, भोजन बनाया। अब इसको खाएगा कौन, ये इधर वाला प्राणी खाएगा जो परपोषी है, जो भोजन खुद नहीं बनाता, ठीक है। अब परपोषी के भी कितने प्रकार होते हैं भाई, हैं? एक तो मर्तोपजीवी होता है, एक परजीवी होता है, एक समभोजी होता है, तीन तीन होते हैं। ये समभोजी भी आगे 3 प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी होता है, एक मांसाहारी होता है, एक सर्वाहारी होता है, ठीक है। तो परपोषी कितने प्रकार से बांटा गया, तो 3 प्रकार से। सबसे पहले क्या आया, तो भाई क्या चीज, मर्तोपजीवी। क्या चीज आया, मर्तोपजीवी। जो सेकंड नंबर पे आया वो कौन आया, परजीवी। और जो थर्ड नंबर पे आया वो कौन आया, समभोजी आया, ठीक है। तो कल अपने मर्तोपजीवी, परजीवी और समभोजी की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि आगे आगे क्या चीज होती है, फिर आगे भोजन के अवयव स्टार्ट हो जाते हैं जो पोषण के अंदर से ही मिलते हैं, ठीक है। तो वो अपने कल डिस्कस करेंगे भाई।